Hello students, good morning to all. Come to the page number 126. Today we will start our history part, chapter number 7, the first freedom struggle of 1857. देखो, पहले हम टॉपिक समझेंगे कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 क्या है। सबसे पहला फाइट, सबसे पहला वॉर जो हुआ था किसके लिए? फ्रीडम के लिए। ठीक है, कब हुआ था? 1857 में। स्टूडेंट्स, तो क्या इसके पहले हमारा जो इंडिया था, हमारे जो इंडिया के लीडर्स थे वो नहीं लड़ रहे थे, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, बट वो लोग उतने ब्रॉड सेंस में नहीं कर रहे थे जितना उन्हें करना चाहिए। ठीक है, सब अलग अलग थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बट के कर रहे थे, बट दिस इज़ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें काफ़ी लोगों ने एक साथ आके फाइट की थी अपने इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोरियस एंड रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा और सबसे ग्लोरियस इवेंट था। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वॉज अ फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन। ये हमारा सबसे पहला आर्म्ड रिवॉल्यूशन था जिसमें आमने सामने आके इन्होंने लड़ाइयाँ की थी, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा विस्पर्ड एंड पावरफुल था, क्योंकि यहाँ पे जो ये फाइट हुई, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एम्पायर को हिला के रख दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, कैसे हुआ, कहाँ से ब्रिटिशर्स आए, कैसे आए, और फिर कैसे हमारा इंडिया ने स्ट्रगल किया। ठीक है, हिस्ट्री है तो थोड़ा पास्ट पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बोरिंग जा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ओके, सो in the year 1857, common man in India, soldiers, the rulers of small state and landlords participate in the struggle against the foreign rule. 1857 में जो भी कॉमन मैन थे, सोल्जर्स थे, रूलर्स थे, छोटे छोटे गांव के जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन सब ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जाके इसमें पार्टिसिपेट किया था। द इवेंट ऑफ 1857 वर द फर्स्ट स्पार्क विच काइंडलेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये इस फाइट का काफ़ी ज़्यादा स्पार्क इसलिए था क्योंकि इस पर सब लोग एकजुट होके फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। द सोल्जर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट ओपनली एंड स्ट्रेंथ इन लैक ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन दिस स्ट्रगल। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया इस स्ट्रगल में। ठीक है, फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी यूरोपियन हार्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। अब हम जानते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल में आया। ठीक है, देखो, जब फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियंस जो थे उन्होंने सबसे पहले हमारे इंडिया पे कैसे कब्जा किया, वो लोग एक एम के साथ आए कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, उनका पर्पस था ट्रेड करना। उस ट्रेड के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में ट्रेड इस्टेब्लिश किया, अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश की, और वो कंपनीज थी पोर्टुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस। इन चारों ने हमारी इंडिया में आके उनके वेरियस पार्ट्स में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे इस्टेब्लिश की? सबसे पहले इन्होंने वो कंपनी कोस्टल एरिया में वहाँ पे इस्टेब्लिश की। ठीक है, जिन्हें वो फैक्ट्रीज कहते थे। ठीक है, कौन से एरियाज़ में? कोस्टल एरियाज़ में। और द वेरी फर्स्ट सिटी सूरत में इन्होंने सबसे पहली अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में डाली थी। दिस फैक्ट्री वो फोर्टिफाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फॉर राइवल कंपनीज अटैक्स। और ये वाली जो कंपनीज थी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी ताकि ये इनको इनके राइवल कंपनी से बचा सके। दिस कंपनी यूज टू बाय कमोडिटी फ्रॉम इंडिया विच वर आइदर स्केयर और नॉट अवेलेबल इन यूरोप। ठीक है, और ये कंपनीज क्या करती थी? ये कंपनीज इंडिया
के रॉ मटेरियल्स को लेती थी और ऐसे कमोडिटीज़ को बाय करती थी जो या तो यूरोप में नहीं है और या तो फिर वहाँ पे थोड़ी कम है। ठीक है, ये लोग वहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते थे अपने प्रोडक्ट को और काफ़ी ज़्यादा हायर प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1600। अंडरलाइन इट, हमारे इनकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 सेंचुरी में 1600 BC में स्टैब्लिश हुई थी। ओके, और इनका जो मेन एम था, इस कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन गोल था, वो ये था कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव द कंपनी डिड नॉट हेजिटेट टू इवन यूज़ अनस्क्रिप्चरल मैथड्स। ठीक है, और अपने प्रॉफिट को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ये लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचते थे कि हमें गलत चीज़ें नहीं करनी है। उनको जो मन में आता था वो करते थे, बट उनका एम था जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। सूरत वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में ही इस्टेब्लिश हुई थी और उसके कारण सूरत क्या है, सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडर सेंटर डेवलप हो गया। आफ्टर दैट इन्होंने और भी सेंटर्स पे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ बरच, अहमदाबाद, आगरा, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, मुंबई, मछलीपट्टनम। ठीक है, ये सारी और भी जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी ट्रेड को बढ़ाया, एक्सटेंड किया। ठीक है, इन्होंने अपने ट्रेड को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना कि अभी तक इन ब्रिटिशर्स का और यूरोपियंस का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और हमें इंडिया में ट्रेड करना है। ठीक है, अब जैसे ही, और एट दैट टाइम मुग़ल एम्पायर चलता था। ठीक है, और जैसे ही 17th सेंचुरी ख़त्म होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल फोल्ड हॉल इन इंडिया, पॉलिटिक के आधार पर उन्होंने यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही औरंगजेब, जो वहाँ पे मुग़ल एम्पायर के चलाते थे, दैट इज़ औरंगजेब, तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। दैट मीन्स जो भी मुग़ल एम्पायर था, जो औरंगजेब के हाथ में था, उनकी डेथ के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगा। ठीक है, और पूरा जो भी नेशन है वो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो गया। सारे स्टेट्स को अपना इंडिपेंडेंट बनना था और उस टाइम पे सिर्फ वो लोग आपस में ही लड़ाइयाँ किए जा रहे थे, एक ही नेशन के आपस में, कि मुझे पावरफुल बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, पावरफुल बनना है। और इन सब का फ़ायदा उठाया यूरोपियंस ने। उन लोगों को आपस में लड़ा करके उन्होंने क्या कर दिया, अपने ट्रेड को बढ़ाते गए और कंपनीज इस्टेब्लिश करते गए। द फ्रेंच कंपनी हैड इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन हैदराबाद। ठीक है, यूरोपियन के बाद हमारी जो फ्रेंच कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैदराबाद में अपनी एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया। एंड कर्नाटका इन साउथ इंडिया, और कर्नाटका में। ठीक है, जैसे ही फ्रेंच कंपनी का काम ख़त्म हुआ, ब्रिटिशर्स वेज 3 वॉर्स अगेंस्ट देम एंड फाइनली डिफीटेड हिम। ठीक है, अब जैसे ही फ्रेंच कंपनी ने क्या किया, अपना एम्पायर खड़ा किया, अपना हैदराबाद और कर्नाटका में कंपनी को इस्टेब्लिश किया, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने उनके अगेंस्ट 3 वॉर किए और उनको डिफीट कर दिया। आफ्टर डिफीटिंग देम, उन लोगों को डिफीट करने के बाद 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक वॉर हुआ था, दैट इज़ बैटल ऑफ पालसे। उसमें उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट किया। अगेन 1764 में उस कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से एक वॉर स्टार्ट किया, दैट इज़ वॉर ऑफ गुजर, जिसके अगेंस्ट उन्होंने अवध, बंगाल एंड मुगल्स को डिफीट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इतने सारे लोगों को डिफीट किया, उन्होंने उनकी विक्ट्री से वो और भी ज़्यादा क्यूरियस होते गए और भी ज़्यादा पावरफुल होते गए और उन्होंने ब्रिटिश रूल स्टार्ट कर दिया इंडिया में। ठीक है,
इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अब अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर धीरे धीरे और भी कंपनीज़ को हराते गए उन्होंने वॉर किया अगेंस्ट मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, सबके अगेंस्ट वॉर किया और सबके ऊपर अपनी विक्ट्रीज अकम्प्लिश की। इन इंडिया द कंपनी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स टेंटल्स इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बुर्मा, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान। और इंडिया में रूल करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उनको वहाँ पे इन्होंने कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इनका कंट्रोल पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, इनकी जो कंपनी है वो अलग अलग जगहों पे इस्टेब्लिश होती जा रही हैं। इन्होंने सबसे पहले हमारी इंडिया से क्या किया, हमारी इंडिया के ट्रेडिशनल और सोशल स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया। इन्होंने पूरे कल्चर को, पूरे रिलीजियस चीज़ों को, सबको बदल के रख दिया। आफ्टर दैट, ये बदलने के बाद इन्होंने द पॉलिसी ऑफ लगान दैट इज़ लैंड लीज which company acquired for farmer caused heavy losses to Indian farmers। अब इन्होंने फार्मर्स के ऊपर, लाइक हमारा जो एग्रीकल्चर, पहले के ज़माने में एग्रीकल्चर पे लाइवलीहुड डिपेंडेंट था, इन्होंने उस एग्रीकल्चर लैंड को भी लेना खरीदना स्टार्ट कर दिया और उस पर भी अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ, हमारे जो फार्मर्स थे, इंडियन फार्मर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस सहना पड़ा। ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम। उन्होंने, देखो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि उन्होंने कितने सारी डिस्ट्रॉयमेंट की, डिस्ट्रक्शन किया हमारे कंट्री में। उन्होंने सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने हमारी जो वेल्थ है उसको हिला के रख दिया। लाइक पहले हम लोग बोलते थे गोल्डन स्पैरो, एंड अब देखो उस टाइम पे उन्होंने हमारा जो डेवलप्ड कंट्री होती थी, जहाँ का इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होती थी, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था, ठीक है, तो वो सब इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, एंड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना स्टार्ट कर दिया, सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और नई नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते 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 अपने यूरोप को, अपने इंग्लैंड को प्रॉस्पर बनाते गए, उसको आगे बढ़ाते गए। दिस इज़ द वे बाय मीन्स ऑफ विक्ट्री इन वॉर एंड डिसॉल्विंग इंडियन स्टेट इनटू कंपनी स्टेट बाय अनफेयर मीन्स एंड एक्सपर्टिंग इंडियंस। और ऐसे ही करके इन्होंने पहले ट्रेड स्टार्ट किया, फिर उस ट्रेड को फैलाया और धीरे धीरे हम इंडिया को अनफेयर तरीक़ों से हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करके, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवोक्ड एंगर एंड डिस्कनेक्ट अमंग इंडियंस, और धीरे धीरे उन्होंने इंडियंस के ऊपर भड़कना स्टार्ट कर दिया, जिसका रीज़न क्या था कि डजन ऑफ अपराइजिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री फ्रॉम 1765 एंड 1856, मैनी ऑफ दीज वर डन बाय ट्रिबल्स। और फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारी पूरी कंट्री को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके हमारी कंट्री को ही हिलाकर रख दिया। हमारे जो फार्मर्स थे उनको हिलाकर रख दिया, हमारे जो रूलर्स थे उनको डिस्ट्रोन कर दिया। दैट मीन्स हमारे जो राजा महाराजा थे उनसे उनका हक छीन लिया गया। डिस्ट्रोन करना मतलब गद्दी से उतार देना, ठीक है। जमींदार और सरदार थे, उनके पास भी जो भी पैसे थे, उनके पास उनके हक में जो लैंड्स थी वो सब छीन ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन इट, और बहुत सारे जगहों पे ईस्ट कंपनी ने हमारे सोल्जर्स को भी ले लिया। There were a revolt by Fayyazis who were follower of a sect of Muslims against the exploitation of farmers by जमींदार and Britishers। और फिर धीरे धीरे इनके बीच में रिवॉल्ट होते गए, और एक फॉलोवर था मुस्लिम का, वो अगेंस्ट हो गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, जो कि फार्मर्स जमींदार और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया, ताकि वो फार्मर्स और जमींदार को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, आफ्टर कैप्चरिंग पंजाब, अब पंजाब को अपने अंडर करने के बाद 1849 में इंग्लिश हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ड्यू टू रिसेंटमेंट ऑफ द पीपल पंजाब स्प्रेड आउट। अब पंजाब के लोगों पे गुस्सा होके
उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को भी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब अब इन्होंने पंजाब को भी अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया और पंजाब के लोगों पे अपना गुस्सा निकालना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।